नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सल्तनत काल की स्थापना में गयासुद्दीन बलबन के बारे में। एक महत्वपूर्ण और ताकतवर शासक जिसने सही मायने में गुलाम वंश की स्थापना की थी, गयासुद्दीन बलबन, जिसका कार्यकाल रहा था 1266 से लेकर 1287। जैसे कि आपको बताया गया था, गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, परंतु सही मायने में अगर देखा जाए तो गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। क्योंकि इल्तुतमिश कहीं न कहीं अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों से घिरा हुआ था और उनके दबाव में था। कई महत्वपूर्ण निर्णय उसे उनके दबाव में भी लेने पड़े थे। और ये हमने पढ़ा भी था कि जैसे वो रजिया सुल्तान को शासक बनाना चाहता था इल्तुतमिश, परंतु अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों ने रजिया सुल्तान की जगह उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया था। तो कुल मिलाकर शासन के अंदर या शासन सत्ता में अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों का महत्वपूर्ण हाथ था। तो इल्तुतमिश है वो उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा दबा हुआ था, घिरा हुआ था। परंतु गयासुद्दीन बलबन, जिसने क्रूरता की हदें पार कर दी थी, जिसने शासन और साम्राज्य संबंधी नियम ही बदल दिए थे, एक ऐसा शासक जो अत्यधिक क्रूर होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी था। तो उसी शासक के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। गयासुद्दीन बलबन से संबंधित ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा रहेगा, इसलिए हम इसको दो भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाग में हम अध्ययन करेंगे गयासुद्दीन बलबन के राज्यारोहण से पहले की परिस्थितियों के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गयासुद्दीन बलबन के राज्यारोहण के बाद की परिस्थितियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, जैसे आपको बताया था, इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक बनाना चाहता था, परंतु अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों ने रजिया सुल्तान की अपेक्षा उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासन सत्ता सौंप दी थी। परंतु परिस्थितियां फिर परिवर्तित हुई और रजिया सुल्तान के हाथ में शासन आया, जिसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। और उसके बाद में वही अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों ने षड्यंत्र रचा और रजिया सुल्तान की जगह शासक बनाया था बहराम शाह, जिसका शासनकाल था 1240 से लेकर 1242 तक। बहराम शाह एक नाम मात्र का शासक था। वाकई में शासन सत्ता तो वही अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों के हाथ में थी, और इसी तरह ये भी षड्यंत्र का शिकार हुआ था। और उसके बाद में बहराम शाह की जगह शासक बनाया गया रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को, जिसका शासनकाल था 1242 से लेकर 1246 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह जो रुकनुद्दीन का पुत्र था, परंतु इसने भी दया दिखाई थी। और जैसे कि आपको बताया था, अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों ने इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को और जलालुद्दीन को बंदी बनाकर कारागार में रखा था कि भाई जैसे ही उचित समय मिलेगा या इनसे जब अलाउद्दीन मसूद शाह से काम निकलना बंद हो जाएगा तो इनमें से किसी एक को शासक बना देंगे। परंतु अलाउद्दीन मसूद शाह ने नासिरुद्दीन महमूद को और जलालुद्दीन, अपने दोनों चाचाओं को आज़ाद कर दिया था। और बाद में यह भी अपने समय के अंदर उत्पन्न होने वाले विद्रोह को दबाने में नाकाम रहा था। और दूसरा है कि इसके ऊपर जो आप कह सकते हो कि अमीर तुर्क वर्ग के सदस्यों का अधिकार भी थोड़ा कम रह गया था, यह उनकी मानता नहीं था। शासन सत्ता भी सही तरीके से चला नहीं पाता था, भोग विलास में डूब गया था। इस कारण से अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को शासन सत्ता सौंपी गई, जिसने 1246 से लेकर 1266 तक शासन किया था। परंतु कहा जाता है कि इस दौरान वास्तविक सत्ता है वो नासिरुद्दीन के हाथ में न होकर बलबन के हाथ में थी, गयासुद्दीन बलबन के हाथ में। तो आप कह सकते हो कि ये जो समय है 1246 से लेकर 1266 और 1266 से लेकर 1287, इन दोनों काल के अंदर ही शासन केवल बलबन का ही था। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के अंदर नासिरुद्दीन की अपेक्षा बलबन का हस्तक्षेप अधिक होता था। परंतु कुछ विद्वान का मानना है कि नासिरुद्दीन महमूद नाम का शासक नहीं था। इसके पीछे भी कुछ कारण बताए गए हैं कि सन 1253
सन 1253 के अंदर नासिरुद्दीन ने बलबन को महत्वपूर्ण पद से हटा दिया था और उसकी जगह रेहान नाम के एक व्यक्ति को रखा था। यह केवल 1 वर्ष तक रहा था और उसके पश्चात वापस बलबन की नियुक्ति हो गई थी। तो इस तरह बलबन का नासिरुद्दीन के बाद में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी 1266 के अंदर और 1266 में शासक बना था बलबन। हाँ, एक बात और है कि बलबन को नासिरुद्दीन का हत्यारा भी कहा गया है कई जगह कि भाई उसने शासन सत्ता के चक्कर में नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा दी थी, परंतु शायद कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें सच्चाई काफ़ी कम है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद बीमार था, रोगग्रस्त था और उसने अपने शासनकाल के अंदर ही बलबन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो इस तरह ये टॉपिक यहाँ हुआ। अब हम अध्ययन करेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जिसका राज्यारोहण का समय 1266 और शासनकाल था 1266 से लेकर 1287 तक। गयासुद्दीन बलबन जिसका जन्म हुआ था तुर्किस्तान के अंदर। इसका पिता एक इल्बारी सरदार था जो 10,000 परिवारों का खान था। वापस एक बार देख लीजिए, गयासुद्दीन बलबन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, परंतु कुछ किताबों के माध्यम से जो अध्ययन किया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। इसका पिता इल्बारी सरदार था और इसका पिता आप कह सकते हो 10,000 परिवारों का खान था। संयोग से ये मंगोलों के हाथ में लग गया था। मंगोलों ने इसका अपहरण कर लिया था और एक दास के रूप में इसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को बेच दिया था। जमालुद्दीन बसरी जब 1232 में भारत आया था तब इसने इसको इल्तुतमिश को सौंप दिया था, इल्तुतमिश को बेच दिया था। इल्तुतमिश ने जब 1232 में इसको खरीदा था तो वह इसकी प्रतिभा से, इसके पराक्रम से काफ़ी प्रसन्न हुआ और इसको खास बरदार की उपाधि दी थी। खास बरदार यानी एक विशेष गुप्तचर, और बाद में इसे अपने चालीसा संगठन के अंदर भी शामिल किया। आप कह सकते हो, देखो चालीसा संगठन में ये सबसे निचले स्तर पर था, सबसे निचले स्तर पर, परंतु धीरे धीरे अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर यह उत्तरोत्तर प्रगति करता गया और इसे अमीर शिकार पद पर भी नियुक्त किया गया था। दूसरा कि गयासुद्दीन बलबन को शासक निर्माता भी कहा जाता था। शासक निर्माता, शासक निर्माता कैसे कहा जाता था कि इसी ने रजिया को अपदस्थ करके बहराम शाह को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वापस बता दे रहा हूँ, रजिया को अपदस्थ कर बहराम शाह को शासन सत्ता सौंपने में इसका महत्वपूर्ण हाथ है। इसके अलावा अलाउद्दीन मसूद शाह को भी अपदस्थ करके उसके स्थान पर नासिरुद्दीन को शासक बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण हाथ। तो इस तरह सन 1266 में ये शासक तो बन गया था, परंतु इसके सामने कई सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं में पहली समस्या थी ताज की प्रतिष्ठा, क्योंकि इल्तुतमिश ने एक सही शासक के रूप में शासन किया था, परंतु उसके बाद में आप कह सकते हो कि काफ़ी उथल पुथल रही थी। कभी रजिया सुल्तान का आना, उसके बाद में बहराम शाह का, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का आना, अलाउद्दीन मसूद शाह है, नासिरुद्दीन है, तो जो शासन सत्ता है उसमें काफ़ी उठापटक होती रही थी और इस कारण से जो आम जनता थी उसके मन में जो शासक के प्रति एक सम्मान की भावना होती है या भय होता है, वो सब समाप्त हो चुका था। तो सबसे पहला तो ये था कि जनता के मन में शासक के प्रति वह विश्वास पैदा करना, वह भय पैदा करना, वह सम्मान पैदा करना, ये सबसे पहला आप कह सकते हो कि इसका उद्देश्य था। दूसरा है बार बार शासक परिवर्तित होने के कारण और एक भोग विलासी शासक के शासन सत्ता मिलने के कारण से राज्य की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। तो उस दयनीय हो चुकी आर्थिक स्थिति को, उस राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना भी इसका दूसरा उद्देश्य था। उसके बाद में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था, चालीसा गुट की ताकत। जैसा आपको पता था, रजिया सुल्तान के अपदस्थ होने में, बहराम शाह
के शासक बनने में अलाउद्दीन मसूचिया, नासिरुद्दीन, इन सब के शासन सत्ता ग्रहण करने में सबसे बड़ा हाथ था चालीसा संगठन का। और गयासुद्दीन बलबन स्वयं इसका सदस्य था और जैसा आपको बताया था वो सबसे निचले पायदान पर था। चालीसा संगठन में सबसे नीचे 40वें नंबर पर था, परंतु अपनी योग्यता और अपने मेहनत के बलबूते उसने उत्तरोत्तर तरक्की की और शिखर पर पहुंचा था। और वह ये बात अच्छी तरह जानता था कि इन शासकों के निर्माण में चालीसा संगठन का सबसे महत्वपूर्ण हाथ है। तो वह यह भी जानता था कि कल को मुझे भी अपदस्थ करके इन्हीं तुर्क वर्ग में से कोई नया शासक बन जाएगा। तो यह उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का उसने किस प्रकार सामना किया था हम आगे वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा चौथी समस्या थी मेवातियों की। मेवाती जो बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र में लूटमार करते थे। मेवातियों का राज्य में आना, राज्य में लूटमार करना, स्त्रियों को सताना, तो ये काफ़ी कुछ चलता था। तो ये भी इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। और उसके बाद में एक और समस्या थी मंगोल आक्रमण की। मंगोल आक्रमण की आपको पता है कि मंगोलों से प्रत्येक शासक त्रस्त था। जैसे हमने इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन किया था, इल्तुतमिश हो, चाहे रुकनुद्दीन हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूचिया, नासिरुद्दीन हो, सबको मंगोल आक्रमण से किसी न किसी प्रकार से भयभीत होना पड़ा था और इस चुनौती का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार कह सकते हैं गयासुद्दीन बलबन के सामने ये समस्याएं थी और इन सभी समस्याओं का उसने किस प्रकार समाधान किया था, ये सब कुछ हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर। धन्यवाद।